हमने पिछले टॉपिक में देखा कि किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें हमने प्रोटॉन का नाम दिया, और उससे पहले हमने कैथोड रेस के बारे में पढ़ा और ये देखा कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय 1886, यानी 1886 तक ये डिस्कवर हो गए थे, और अगले 9 साल में यानी 1895 तक उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी एंड डिस्कवर कर ली थी। तो रदरफोर्ड ने कुछ प्रेडिक्ट किया। रदरफोर्ड ने ये हिसाब लगाया, यानी ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं मास ऑफ एटम रखूं अपने एक साइड पे तराजू के और दूसरी साइड पे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दें, इनके मासेस को, तो ये बैलेंस नहीं होता होना। अगर तो एटम के अंदर सिर्फ ये दोनों चीज़ें होती तो ऑब्वियसली उसको हम ऐड करते तो उसका मास एटम के बराबर होता। लेकिन जब हम देखते हैं मास ऑफ एटम इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, यानी इन दोनों को हम ऐड कर दें तो भी मास ऑफ एटम ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है। अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ एटम इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। और वही जो भी हमने वेइंग बैलेंस के केस में देखा था कि मास ऑफ एटम इज मोर। तो अगर मैं इनको इक्वल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मास ऑफ अननोन न्यूट्रल पार्टिकल्स रखना पड़ेगा। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि चार्जेस तो बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे तो चार्जेस बैलेंस हो गए। इसका मतलब जो भी तीसरी चीज इसमें है वो न्यूट्रल होगी, और ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था। इस प्रेडिक्शन को देखते हुए जो चैडविक हैं 1932 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से उन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया, और उनके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें 1935 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया, यानी उन्होंने नोबेल प्राइज विन किया। तो अब हम देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट की तरफ जाने से पहले हम समझते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने से भी पहले हम ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं। आपने याद रखना है कि मैटर या एटम को अगर हम दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड करें तो एक होगा स्टेबल एटम्स या स्टेबल एलिमेंट्स, दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और वो रेज एमिट करते हैं, उनसे शुआएं निकलती हैं, रेज निकलती हैं। इन रेज के निकलने की वजह से वो ऑब्वियसली चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई पेरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और इसको मैं लिखूंगा एक्स का मतलब ये है कि ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ए जो है हमें ये बता रहा है कि ये इसका एटॉमिक मास है, एंड जी जो है इसका एटॉमिक नंबर बता रहा है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद को बता रहा है। जब ये अपनी रेज एमिट करता है तो अब ये डिफरेंट एलिमेंट बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स की कमी हो जाएगी। हम देखते हैं इसका मास नंबर चेंज होता है बाय 4, एंड इसमें से पॉजिटिव चार्ज जो है वो निकल जाते हैं 2, इसलिए हमने A-4 एंड Z-2 लिखा, और Y जो है वो नया एलिमेंट जो इसमें से बना रेज के निकलने की वजह से वो है। तो जो कम हुआ वो क्या हुआ, 4 मास नंबर कम हुए और 2 प्रोटॉन कम हुए। तो हमें पता है, अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका मतलब जो पार्टिकल बना वो हीलियम है। एंड एक और चीज हम देखेंगे, हमारे हीलियम का मास नंबर है 4। अब हमें पता है कि मास नंबर 4 क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो पार्टिकल है इसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और आपने अल्फा पार्टिकल के बारे में याद रखना है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। हीलियम में भी 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ पे हीलियम ड्रॉ करता हूँ, आप देख रहे हैं कि हीलियम के अंदर, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मैथमेटिकली मैं इसे लिखता हूँ हीलियम। अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं इसमें से तो क्या होगा, मैं लिखूंगा हीलियम 2+
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकल गए। अब सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं बचा, और इस न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। हमारे अल्फा पार्टिकल में क्या है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। तो इस वजह से आप याद रखें कि अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं। मैथमेटिकली अब देखते हैं कि अगर हीलियम, अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है यहाँ पे आगे बढ़ने से, कि ये सारे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी। तो आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है कि हीलियम 4 उसका मास नंबर है, 2 उसका एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, मास नंबर है 9, ये दोनों आपस में इनके न्यूक्लियसेस मिले तो बना कार्बन। कार्बन का मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6 है। प्लस एक और चीज है जो न्यूट्रल है। मुझे कैसे पता लगा न्यूट्रल है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 0 है और उसका मास नंबर 1 है और उसे हमने n से यहां लिख दिया। बेसिकली ये न्यूट्रॉन है। अब इस रिएक्शन का अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शन लिखूं तो मैं कह सकता हूं हीलियम के जो हैं 2 प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस में, बेरिलियम के 4 प्रोटॉन्स हैं, और कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन के 6 प्रोटॉन है। तो ये तो कैलकुलेट हो गया कि 2 + 4 = 6। यहां तक तो बात सही है, प्रोटॉन्स के नंबर तो हमने मैच कर लिए। तो ये अननोन पार्टिकल क्या था फिर? ये नहीं हमें मालूम ना। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन को लिख दूं, और हमें मालूम है आज कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एंड हमारे पास बेरिलियम के न्यूक्लियस में 5 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 + 5 = 7, बट कार्बन के तो 6 न्यूट्रॉन। तो एक जो एडिशनल चीज थी वो ये अननोन पार्टिकल था जिसे हमने इवेंचुअली न्यूट्रॉन का नाम दिया। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।